हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। आई होप आप मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट करेंगे और आपको लगे कि मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल है आपके लिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो हम अपने चैनल पर 2012 से लेकर के 2024 तक के सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो गाइज हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं और आज का हमारा वीडियो है यूजीसी नेट परीक्षा जून 2012 पेपर सेकेंड हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पयूम चरियू किसकी रचना है? ऑप्शन है अब्दुल रहमान विद्यापति, स्वयंभू, चंद बरदाई। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, पयूम चरियू स्वयंभू की रचना है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 2 है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा, सी मैथिली, डी बुंदेली। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना कवितावली की भाषा है। प्रश्न संख्या 3 है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन है जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी, कौरवी, रेख्ता। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, जनपदीय हिंदुस्तानी। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? ऑप्शन है गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में या प्रेमिका के रूप में। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः प्रेमिका के रूप में देखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? ऑप्शन है कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो फ्रेंड्स, मिश्र बंधुओं में श्याम, गणेश, सुख बिहारी आते हैं, लेकिन कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं आते। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, रस गंगाधर के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है अभिनव गुप्त, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का उत्तर है रस गंगाधर के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ दास हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन ए है शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी है गिरजा कुमार माथुर, ऑप्शन सी है मुक्ति बोध, ऑप्शन डी है प्रभाकर माचवे। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, शमशेर बहादुर सिंह। गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे तथा मुक्ति बोध तार सप्तक 1943 ईस्वी के कवि हैं, जबकि शमशेर बहादुर सिंह दूसरा तार सप्तक के कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 8 को देख लीजिए।
निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं हैं, क्योंकि शमशेर बहादुर सिंह द्वितीय तार सप्तक के कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? ऑप्शन है विश्रामपुर का संत, राग दरबारी, आधा गांव या मैला आंचल। तो इस प्रश्न का उत्तर है शिवपालगंज राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? ऑप्शन है 10, 5, 3 या फिर 7। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल 10 गुण हैं, और वो गुण हैं श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार्य, अर्थव्यक्ति, उदारता, कांति। और मम्मट, भामा तथा आनंदवर्धन ने गुणों की संख्या 3 ही मानी है, और वो हैं माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या हैं? ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्ताक्षर। तो हिंदी वर्णमाला में अंग और अ प्रायः अयोगवाह हैं। हमारा अगला प्रश्न है अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है गीति नाट्य, नाटक, रूपक, प्रहसन। तो अंधा युग नाट्य विधा गीति नाट्य के अंतर्गत आता है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन है श्री मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जानकी वल्लभ शास्त्री। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले गोपाल राय हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, समालोचनादर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रमेश कुंतल मेघ। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद समालोचनादर्श से किया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? ऑप्शन है निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर, भारती। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, शिखर से सागर तक के रचनाकार की जीवनी अज्ञेय है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, प्रश्न ए है हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। बी है यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। हमें देखना है कि ऑप्शन ए है दोनों सही हैं, बी है ए सही और बी गलत है, सी है ए गलत और बी सही, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों आंशिक सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी।
ए और बी दोनों आंशिक रूप से सही हैं, पूरी तरह से सही नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। बी है विभाव ही रस का हेतु है। ऑप्शन है ए आंशिक सही और बी गलत, बी है ए और बी दोनों सही, ऑप्शन सी है ए गलत और बी आंशिक सही, और ऑप्शन डी है ए सही और बी आंशिक सही। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, ए पूरी तरह से सही है और बी आंशिक रूप से सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। बी है छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। ऑप्शन है ए गलत और बी सही, ऑप्शन बी ए सही और बी गलत, ऑप्शन सी ए आंशिक सही और बी सही, और ऑप्शन डी ए सही और बी आंशिक रूप से सही। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, ए आंशिक सही है और बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। इसका ए प्रश्न है नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। बी है नई कविता मात्र अभिव्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। ऑप्शन ए है ए और बी दोनों सही, ऑप्शन बी है ए सही और बी गलत, ऑप्शन सी है ए आंशिक सही और बी सही, और ऑप्शन डी है ए सही और बी आंशिक सही। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, ए आंशिक सही और बी सही है। फिर हमारा प्रश्न संख्या 21 है निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए है मिश्र बंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंडुए हिंदुस्तानी। ऑप्शन बी है इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंडुए हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, मिश्र बंधु विनोद, और ऑप्शन सी है शिव सिंह सरोज, इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंडुए हिंदुस्तानी, मिश्र बंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ऑप्शन डी है मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंडुए हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंडुए हिंदुस्तानी। इसका प्रकाशन वर्ष 1839 ईस्वी है और इसके ग्रंथकार हैं गारसादा तासी। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है शिव सिंह सरोज। इसका प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी और इसके ग्रंथकार हैं शिव सिंह सरोज। फिर उसके बाद आता है मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी है और इसके ग्रंथकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। उसके बाद आता है मिश्र बंधु विनोद। इसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी और इसके ग्रंथकार हैं मिश्र बंधु। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। नवजागरणकालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। ऑप्शन बी है रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। ऑप्शन सी है प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज। ऑप्शन डी है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए,
ब्रह्म समाज का स्थापना वर्ष 1828 ईस्वी है और इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। प्रार्थना समाज का स्थापना वर्ष 1867 ईस्वी है और इसके संस्थापक महादेव गोविंद रानड़े हैं। और आर्य समाज का स्थापना वर्ष 1868 ईस्वी है और इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। रामकृष्ण मिशन का स्थापना वर्ष 1897 ईस्वी है और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के आधार पर सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। ऑप्शन सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंत। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी, पंत का जन्म 1900 ईस्वी और महादेवी का जन्म 1907 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए है गीत फरोश, युगवाड़ी, हरी घास पर क्षण भर, कुकुरमुत्ता। ऑप्शन बी है कुकुरमुत्ता, हरी घास पर क्षण भर, युगवाड़ी, गीत फरोश। ऑप्शन सी है हरी घास पर क्षण भर, कुकुरमुत्ता, युगवाड़ी, गीत फरोश। ऑप्शन डी है युगवाड़ी, कुकुरमुत्ता, हरी घास पर क्षण भर या गीत फरोश। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। युगवाड़ी का प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी और इसके लेखक हैं पंत जी। कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष 1942 और इसके लेखक हैं निराला जी। हरी घास पर क्षण भर इसका प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी है और इसके कीर्तिकार हैं अज्ञेय। गीत फरोश इसका प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी है और इसके कीर्तिकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? ए है अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। ऑप्शन बी प्रभावती, निरुपमा, अप्सरा, अलका। ऑप्शन सी निरुपमा, अलका, प्रभावती, अप्सरा। ऑप्शन डी अलका, अप्सरा, निरुपमा, प्रभावती। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। अप्सरा का प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी है, अलका का 1933 ईस्वी, निरुपमा 1936 और प्रभावती 1936 ईस्वी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलनों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता या अकविता। ऑप्शन बी प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, अकविता या नई कविता। ऑप्शन सी नई कविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविता। ऑप्शन डी अकविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या नई कविता। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। प्रगतिवाद 1936 ईस्वी, प्रयोगवाद 1943 ईस्वी, नई कविता 1954 ईस्वी और अकविता 1965 ईस्वी से शुरू होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए है आनंदवर्धन, भरत मुनि, जगन्नाथ, विश्वनाथ। ऑप्शन बी है भरत मुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ या जगन्नाथ। ऑप्शन सी है जगन्नाथ,
विश्वनाथ, आनंदवर्धन या भरत मुनि। ऑप्शन डी है विश्वनाथ, आनंदवर्धन, भरत मुनि या जगन्नाथ। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। काव्य शास्त्रियों का सही अनुक्रम है भरत मुनि दूसरी सदी में, आनंदवर्धन 9वीं सदी के बीच, विश्वनाथ 14वीं सदी और जगन्नाथ 17वीं सदी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए है आमा, चाक, आपका बंटी, रुकोगी नहीं राधिका। ऑप्शन बी है आपका बंटी, आमा, रुकोगी नहीं राधिका, चाक। ऑप्शन सी है रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक, आमा। ऑप्शन डी है चाक, आमा, रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। रुकोगी नहीं राधिका का प्रकाशन वर्ष 1967 ईस्वी है और इसके उपन्यासकार हैं उषा प्रेमवदा। आपका बंटी इसका प्रकाशन वर्ष 1971 ईस्वी है और इसके उपन्यासकार हैं मन्नू भंडारी। चाक इसका प्रकाशन वर्ष 1997 ईस्वी है और इसके उपन्यासकार हैं मैत्रेयी पुष्पा। आमा 1999 ईस्वी और आमा के उपन्यासकार हैं चित्रा मुग्दल। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए है चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। ऑप्शन बी है मधुमालती, मृगावती, चंदायन, पद्मावत। ऑप्शन सी है पद्मावत, चंदायन, मृगावती, मधुमालती। ऑप्शन डी है मृगावती, पद्मावत, मधुमालती या चंदायन। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए चंदायन 1379 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। मृगावती प्रकाशन वर्ष 1503 ईस्वी, रचनाकार कुतुबन। पद्मावत रचनाकार जायसी और प्रकाशन वर्ष 1540 ईस्वी। मधुमालती के रचनाकार मंझन है और मधुमालती का प्रकाशन वर्ष 1545 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। सूची 1 है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, मिश्र बंधु, रामविलास शर्मा। सूची 2 है भाषा और संवेदना, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, भूगोल, हस्तामलक, हिंदी नवरत्न। तो इस प्रश्न का उत्तर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है भूगोल, हस्तामलक। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की रचना है फोर्ट विलियम कॉलेज। मिश्र बंधु की रचना है हिंदी नवरत्न। रामविलास शर्मा की रचना है भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। और भाषा और संवेदना के रचनाकार हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। सूची 1 है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, दामोदर भट्ट, नरपति नाल रोड। और सूची 2 है राउरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, विशल देव रासो, वर्ण रत्नाकर, खुमान रासो। तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर, दामोदर भट्ट की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, नरपति नाहल की रचना है विशल देव रासो, रोड कवि की रचना है राउरवेल और खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है सुमित्रा नंदन पंत, घनानंद, केशवदास, कुतुबन। सूची 2 है कविप्रिया, मृगावती, इश्कलता, ग्राम्या, लहर। तो इस प्रश्न का उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत, इनकी रचना है ग्राम्या। इश्कलता घनानंद जी की रचना है। केशवदास की रचना है कविप्रिया। कुतुबन की रचना है मृगावती। और प्रसाद जी की जो रचना है वो लहर है। लहर प्रसाद जी की रचना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल। सूची 2 है माया दर्पण, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, अनामिका, परशुराम की प्रतीक्षा। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ रघुवीर सहाय, इनकी रचना है आत्महत्या के विरुद्ध। श्रीकांत वर्मा की रचना है माया दर्पण। दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। और अनामिका रचना निराला जी की है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है नागार्जुन, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ सिंह। सूची 2 संशय की एक रात, अकाल में सारस, सतपुड़ा के जंगल, युगधारा, आत्मजयी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो नागार्जुन की रचना है युगधारा। नरेश मेहता की रचना है संशय की एक रात। भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है सतपुड़ा के जंगल। केदारनाथ सिंह की रचना है अकाल में सारस। और आत्मजयी रचना कुंवर नारायण जी की है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित गद्य कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है साहित्यालोचन, रसमीमांसा, ठेले पर हिमालय, तमाल के झरोखे से। सूची 2 है रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, श्याम सुंदर दास, विवेकी राय। तो साहित्यालोचन के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है। तमाल के झरोखे से विद्यानिवास मिश्र की रचना है। वन तुलसी की गंध 2 लोगों की रचना है। विवेकी राय और रेणु जी की रचना है। लेकिन जो रेणु जी की रचना है वन तुलसी की गंध वो एक यात्रावृत्त है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है कृष्णा सोबती, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, कमलेश्वर। सूची 2 है कितने पाकिस्तान, टोपी शुक्ला, समय सरगम, विश्रामपुर का संत, जुलूस। तो कृष्णा सोबती की कथा है समय सरगम और श्रीलाल शुक्ल जी की कथा है विश्रामपुर का संत। राही मासूम रजा की
कथा है टोपी शुक्ला और कमलेश्वर की कथा है कितने पाकिस्तान और जुलूस फरीश्वरनाथ रेणु की कथा है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, यशपाल, अमरकांत। सूची 2 है पर्दा, बुद्धू का कांटा, दोपहर का भोजन, 11 वर्ष का समय, एक और जिंदगी। तो गाइज इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन सी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है बुद्धू का कांटा। रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय, यशपाल पर्दा, अमरकांत की कहानी है दोपहर का भोजन और एक और जिंदगी। इसके कहानीकार हैं मोहन राकेश। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है निर्मल वर्मा, मार्कंडे, शिवमूर्ति, शेखर जोशी। सूची 2 है कोसी का घटवार, कसाईबाड़ा, हंसा जाई अकेला, लंदन की एक रात, पाल गोमरा का स्कूटर। तो निर्मल वर्मा की रचना है लंदन की एक रात, मार्कंडे की रचना है हंसा जाई अकेला, शिवमूर्ति की रचना है कसाईबाड़ा, शेखर जोशी की रचना है कोसी का घटवार और पाल गोमरा का स्कूटर। ये जो रचना है उदय प्रकाश की है। ये सारी रचनाएं कहानी विधा की रचना है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए। सूची 1 है ज्यों ज्यों निहारिए नेरे हुए नैनी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारे। सी है नैन नचाई कहियो मुस्काई, डी है रावरे रूप की रीति अनूप। सूची 2 में है पद्माकर, घनानंद, मतीराम, भूषण, ठाकुर। तो पहली पंक्तियां हैं ज्यों ज्यों निहारिए नेरे वे नैननी, ये पंक्तियां मतीराम की हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ये पंक्तियां भूषण की हैं। नैन नचाई कहियो मुस्काई, ये पंक्तियां पद्माकर की हैं। रावरे रूप की रीति अनूप, ये पंक्तियां घनानंद की हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। स्थापना शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है और इसका तर्क दिया हुआ है भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति शासन में नहीं होती। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। इसमें ऑप्शन ए दिया गया है ए सही और आर सही, ऑप्शन बी है ए गलत आर गलत, ऑप्शन सी है ए गलत आर सही, ऑप्शन डी है ए सही और आर गलत। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। दोनों ही बातें सही हैं। स्थापना और तर्क दोनों सही है।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। स्थापना दिया गया है, कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते हैं। ये बात सही है। और तर्क दिया गया है कि इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन नहीं खुलता है, तो ये बात हमारा गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए सही और आर गलत। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। स्थापना दिया गया है, भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता, और इसका तर्क है संपूर्ण भक्ति का मूल है, समर्पण भक्ति का मूल है। स्थापना है कि भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता, और इसमें तर्क दिया गया है कि समर्पण भक्ति का मूल है। ऑप्शन है ए गलत आर सही, ऑप्शन बी दोनों गलत, ऑप्शन सी ए सही आर गलत, ऑप्शन डी दोनों सही। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। स्थापना, प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। और तर्क इसका दिया गया है, प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए सही आर गलत, ऑप्शन बी ए गलत आर गलत, ऑप्शन सी ए सही आर सही, ऑप्शन डी ए गलत आर सही। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। प्रिय के वियोग से जो करुणा उत्पन्न होती है वह प्रिय के सुख से नहीं बल्कि दुख का निश्चय करके होती है, अतः ए सही है और आर गलत है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। स्थापना दिया गया है, दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान है, और इसका तर्क दिया गया है, दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चरित्रवान सिद्ध करना सदाचरण है। ऑप्शन दिए गए हैं ए गलत आर सही, ऑप्शन बी है ए सही आर गलत, ऑप्शन सी है दोनों गलत, और ऑप्शन डी है दोनों सही। तो प्रश्न संख्या 44 का उत्तर है ऑप्शन बी, ए सही है और आर गलत है। सदा सत्य का आचरण करना ही सदाचरण है, न कि दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान की कालिमा को मिटाने के लिए या अपने को चरित्रवान सिद्ध करने का प्रयास करने के लिए। सदाचारी व्यक्ति दुष्कर्म करेगा ही नहीं, अतः इसलिए ए सही है और आर गलत है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। स्थापना दिया गया है, प्रेम का समाजीकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं, और इसका तर्क है प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए सही है आर गलत है। प्रेम व्यक्तिगत न होकर के जब सामाजिक हो जाता है तो वह भक्ति की श्रेणी में आता है, और प्रेम सामाजिक भाव है, इसलिए ए सही है और आर गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न संख्या 46 से लेकर के 50 तक के उत्तरों को छांटकर बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का क्षेत्र सार्वदेशिक था। जिस रूप में वे उपलब्ध हैं
उस रूप में उनका व्याकरणिक ढांचा भी अलग था। इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा नहीं थी, किंतु जातीय भाषाओं में यह निष्ठा बढ़ी। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ, ऐसा विश्वास किया जाता रहा है और इसके लिए सिद्धांत भी गढ़े गए थे। किंतु अब यह धारणा कि हिंदी या बांग्ला आदि अपभ्रंश से निकली खंडित हो चुकी है। किंतु जातीय भाषाओं ने संस्कृत और अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया है। हिंदी ने उनकी विरासत को सबसे अधिक ग्रहण किया, विशेष रूप से अपभ्रंश की विरासत को। शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु सांस्कृतिक नैरंतर्य के लिए उनका अध्ययन आवश्यक है। हमारा प्रश्न संख्या 46 है। संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था? ऑप्शन ए है प्रादेशिक, सार्वदेशिक, मध्यदेशीय, क्षेत्रीय। तो इस प्रश्न का उत्तर है सार्वदेशिक। संस्कृत का क्षेत्र सार्वदेशिक सीमा तक विस्तृत था, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। प्रश्न संख्या 47 है। सांस्कृतिक नैरंतर्य के लिए किसका अध्ययन आवश्यक है? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, ब्रजभाषा, हिंदी। प्रश्न संख्या 47 है कि सांस्कृतिक नैरंतर्य के लिए किसका अध्ययन आवश्यक नहीं है? तो ब्रजभाषा का आवश्यक नहीं है। संस्कृत, प्राकृत और हिंदी, ये तीनों भाषाओं का सांस्कृतिक नैरंतर्य के लिए आवश्यक माना गया है, लेकिन ब्रजभाषा को आवश्यक नहीं माना गया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। जातीय भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन है प्राकृत, बंगला, अपभ्रंश, संस्कृत। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, बंगला। प्रश्न संख्या 49 है। अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग मानने के लिए क्या आधार होना चाहिए? ऑप्शन ए है शब्द समूह में भिन्नता होनी चाहिए, ऑप्शन बी है व्याकरणिक ढांचे में भिन्नता होनी चाहिए, ऑप्शन डी है उच्चारण में भिन्नता होनी चाहिए और ऑप्शन डी है जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग मानने के लिए जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? ऑप्शन है प्राकृत, अपभ्रंश, आधुनिक भारतीय भाषाएं, हिंदी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, प्राकृत। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश तथा अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ है, अतः संस्कृत से सीधा संबंध प्राकृत भाषा का है।